नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों अनुच्छेद 370 खासा विमर्श में है और उसकी वजह वो संविधान पीठ है जो सीजीआई की अगुवाई में बनी है इस बात को जांचने परखने के लिए कि असल में ये जो 370 हटाया गया वो संविधान के अनुरूप है या नहीं। और इसी को लेकर 2 अगस्त से सुनवाई शुरू हुई। पहले 2 रोज जो है वो कपिल सिब्बल ने तर्क रखा, आर्गुमेंट रखा इस बात को लेकर कि ये जो 370 है इसे क्यों नहीं हटाया जा सकता। हालांकि जब वो ये तमाम बातें रख रहे थे और एक तरीके से कहें कि एक पॉइंट पर आकर रिजिड हो गए थे, तब जिस तरह से उनका दांव उल्टा पड़ा वो मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस तरीके से सोचा नहीं होगा, उनको भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस तरह से जो सीजीआई की पीठ है, संविधान पीठ, वो ऐसे ऐसे सवाल दागेगी और फिर ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले ये जान समझ लेते हैं कि दरअसल कपिल सिब्बल ने जो आर्गुमेंट रखा उस आर्गुमेंट में उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ की भी चर्चा की और उस ऐतिहासिक संदर्भ की चर्चा करते हुए जो कुछ चीजें नहीं आई, दरअसल हम उस पर भी बात करेंगे। फिर आएंगे कि वो जो उनका आर्गुमेंट रहा उस आर्गुमेंट में कहां वो फंस गए। लेकिन पहले वो ऐतिहासिक संदर्भ जिसकी वो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने जब 2 तारीख को शुरू हुई इस पर बहस, तो उन्होंने बताया कि दरअसल एक परिस्थिति रही और वो परिस्थिति आप भी जानते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो रियासतें जो थी उसमें तकरीबन सभी रियासतें भारत के साथ आ गई थी। हाँ, 3 रियासतें थी जिनका अपना एक अलग रवैया था, जिसमें जम्मू कश्मीर तो एक तरह से कहें कि राजा हरि सिंह आजाद ही रहना चाहते थे, लेकिन फिर पाकिस्तान का आक्रमण होता है और उसके बाद वो भारत का हिस्सा बनना कबूल करते हैं। कहते हैं इसे आगे बढ़ाते हुए कपिल सिब्बल कि दरअसल ये एक विशेष परिस्थिति थी जिसके कारण जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, तो इसलिए उसे जो है विशेष दर्जा मिला। लेकिन यहीं पर एक चीज और है जो मुझे लगता है कि उस पर बात करनी बड़ी जरूरी है। यह बात ठीक है कि जब हमला हुआ तब उन्होंने तय किया कि नहीं, अब तो भारत की तरफ जाना पड़ेगा, तभी हमको जो है सैन्य सहायता मिल सकती है। फिर ये जो 370 की कहानी है ना, वो बड़ी रोचक है। इसे उस समय 306(1) आ गया और इसमें क्या क्या होगा ये शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू ने मिलकर तय किया। पंडित नेहरू ने ये पूरी तैयारी कर ली कि इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में रखा जाएगा। और रखा कौन? एन गोपाल स्वामी अयंगर उन्होंने रखा और उनको ये जिम्मा सौंपा गया कि अब आप इसको जो है वहां बहस वगैरह करवाइए। और पंडित नेहरू चले गए विदेश। ये जो मसौदा रहा कि ये संविधान सभा में रखा जाएगा, उसके पहले ये कांग्रेस पार्टी में रखा गया और वहां इसको लेकर बड़ी, आप ये कहें कि रसाकसी हुई कि ये क्या मतलब हुआ। भाई, आप किसी रियासत को विशेष सुविधा कैसे दे सकते हैं? ये वहां बड़ी बहस हुई। फिर सरदार पटेल के हस्तक्षेप के बाद कांग्रेस के नेता तैयार हुए। अब जब ये जो मसौदा है 306, जिसे आप कहें अनुच्छेद 370, जब इसे संविधान सभा में रखा गया तो हसरत मोहसिनी ने कहा कि ये आप हमारी कोई आप ये कहें कि दुश्मनी ना राजा हरि सिंह से है ना शेख अब्दुल्ला से है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इनको इस तरह से क्यों उपकृत किया जा रहा है। देखिए, ये जो 370 है ये जब संविधान सभा में आया तब भी बात उठाई गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जब कांग्रेस ने अपनी पार्टी के भीतर रखा तब भी ये बात उठी कि आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं। ये तमाम चीजें भी उस इतिहास का हिस्सा हैं जहां ये बात निकल कर आती है कि जब 370 को संविधान में जोड़ने की बात हुई तब बड़ा ऐतराज जाहिर किया गया और उस समय अपने बचाव में यह कहा गया गोपाल स्वामी अयंगर की तरफ से कि नहीं, ये देखिए ये इंटरिम जो है व्यवस्था है, यानी ये पहले से ही तय था कि इसे हटा दिया जाएगा, ये रहेगा नहीं संविधान का हिस्सा। लेकिन उसके बाद में भी जब कपिल सिब्बल आर्गुमेंट कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट में, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये जो अनुच्छेद 370 है इसको तभी हटाया जा सकता है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसके लिए अनुशंसा करे, और तब प्रेसिडेंट इसको जो है निरस्त कर सकते हैं। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति रही, और इसीलिए ये सवाल भी उठा, और ये सवाल पीठ की तरफ से उठा, संविधान पीठ की तरफ से, कि आप कह रहे हैं कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं तो इसलिए इसको हटाया नहीं जा सकता, यानी यह अस्थाई हो चुका है, जबकि इसे अस्थाई अनुच्छेद कहा गया और इसे भाग 21 में रखा गया। भाग 21 में रखने का मतलब यह हुआ कि ये टेम्परेरी है। हालांकि जो लोग आप ये कहें कि जिन्होंने इसको लेकर किताब वगैरह लिखी है जम्मू कश्मीर पर, वो ये कहते हैं कि संविधान सभा में जब गोपाल अयंगर ने इसे रखा था तब वहां टेम्परेरी शब्द का भी प्रयोग नहीं था, वहां तो इंटरिम शब्द का प्रयोग किया गया था कि अंतरिम व्यवस्था है। खैर, तो जब ये भाग 21 में है और अस्थायी व्यवस्था है तो स्थायी कैसे हो सकता है, यह सवाल उठा। और इसी सवाल पर जब आगे आर्गुमेंट हुआ, जब संविधान पीठ ने 2-4 चीजें रखी, तो उससे यह साफ हो गया कि कपिल सिब्बल दरअसल उस आप ये कहें कि धारा में चल रहे हैं जो धारा ये मानती है कि 370 को हटाया नहीं जा सकता, बावजूद इसके कि संविधान ही कह रहा है कि यह एक अस्थायी उपबंध है, बावजूद इसके कि भारत की संविधान सभा में ये कहा गया था कि नहीं साहब ये अस्थायी, अभी ये एक अंतरिम व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद में भी वो जो एक धड़ा है जो इस बात को लेकर चलता है कि नहीं नहीं साहब ये स्थायी है, वो उसी, मैं ये कहूंगा कि उसी धारा को कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ा रहे हैं। और यही वजह है कि तब संविधान पीठ की तरफ से ही सवाल उठने लगता है कि आप ये कह रहे हैं कि ये अस्थाई है, जबकि संविधान में इसे अस्थाई बताया गया है। फिर यह भी होता है कि ये संविधान संशोधन के जरिए हटाया जा सकता है। तब कपिल सिब्बल उस पर तर्क देते हैं केशवानंद भारती वाले मसले को उठाते हुए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर और लेजिस्लेटिव पावर ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन तब वहीं पे आर्गुमेंट ये उठता है, और ये आर्गुमेंट दरअसल वो इसलिए उठाते हैं कि विधायी शक्तियां अलग हैं और संविधान की सभा की शक्तियां अलग हैं। और उसमें तर्क ये होता है कि भाई देखिए, संविधान सभा से ही तो पार्लियामेंट निकली है, संविधान सभा से ही यह पूरी संसदीय प्रणाली निकली है, तो जो संसद संविधान सभा से निकली है वो संविधान सभा का रूप कैसे ले सकती है। ये सवाल जब वो उठाते हैं, और उनका बेसिक आर्गुमेंट यही होता है, चूंकि हुआ ये है कि पार्लियामेंट ने जब हटाया तो ये माना गया कि साहब अब चूंकि संविधान सभा है नहीं, और संविधान सभा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है, चूंकि उसका एक काम है संविधान बनाना। अब उसने संविधान बना दिया, उनका काम खत्म हो गया। तब उसके बाद अब उसके रूप में जो ये संसद है वो काम करेगी, मतलब, और ये इसलिए कहा गया चूंकि संविधान संशोधन की शक्तियां दी गई संसद को। तो यानी कि ये हो गया कि एक हिस्सा जो है संसद का वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का भी है। और इसी बात को एक तरह से आप कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेखांकित किया कि आप केशवानंद भारती वाले मसले की बात कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि नहीं, ताकत तो इनको जो जब संविधान सभा से निकली है तो ये कैसे संविधान सभा का व्यवहार कर सकते हैं। तो दरअसल ये जो अमेंडमेंट का अधिकार है संसद को, संविधान संशोधन का जो अधिकार है संसद को, यही अधिकार जो है उसे इस रूप में भी काम करने के लिए आप ये कहें कि बात करता है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट पावर भी आपके पास है। और जब आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है तब आप 370 को इधर उधर कर सकते हैं। हालांकि फिर उसमें कपिल सिब्बल साहब का ये आर्गुमेंट होता ही है कि नहीं, ऐसे कैसे आप सब कुछ बदल सकते हैं 370 को नहीं। तब ये होता है कि मतलब अब इसके लिए आप क्या कह रहे हैं कि एक अलग कैटेगरी बना दी जाए।
तब वो कहते हैं कि नहीं नहीं देखिए 370 वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए J&K और भारत का संविधान जुड़ा हुआ है। असल में वो जो उनका कुल आर्गुमेंट होता है वो यही कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है इसलिए आप हटा नहीं सकते हैं। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई उसमें जो संविधान पीठ ने 2-3 बातें उठाई। एक, ये अगर आप कह रहे हैं कि इसे हटाया नहीं जा सकता तो यानी स्थायी है, तब ये भाग 21 में क्यों है, एक। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो है वो मिली है संसद को, इसलिए संसद इस आप कहें कि इस तरह की शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जिसमें 370 जैसी धारा को हटाया जा सकता है। ये मेरी अपनी जो वहाँ हमने आप ये कहें जो प्रोसीडिंग रहे उस प्रोसीडिंग से जो तमाम चीज़ें निकली, जो बहस हुई, ये कहूँ मैं, उससे ये बातें निकल कर आई। हालांकि अब अंतरिम जो फैसला है, अंतिम फैसला जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है। वो संविधान पीठ ही बताएगी कि दरअसल 370 को लेकर क्या निर्णय है उनका, जब पूरी बहस खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात तो इससे जरूर निकल रही है कि जो कुछ दांव चल रहे हैं कपिल सिब्बल, ऐसा लगता है कि वो अपने ही दांव में फंसते जा रहे हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।